Hello everyone, welcome to my channel Padne Social Science. In today's video, we will be starting our first chapter of class 10th History, the rise of nationalism in Europe. तो बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये समझेंगे कि पूरे ऑल ओवर द यूरोप में कैसे नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति का भावना कैसे आया और यही देशभक्ति का भावना बहुत सारे एम्पायर को किंगडम्स को डिसइंटीग्रेट करके नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट किया। तो आपके चैप्टर के शुरुआत में ही फर्स्ट फ्रंट पेज में एक पेंटिंग है। तो उस पेंटिंग का टाइटल है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो उसको पेंट किए हैं फ्रेडरिक शोरियो ने। उन्होंने 1848 में इसको पेंट किया था, इसको पब्लिश किया था 1848 मतलब कि 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक नेशनलिज्म का भावना कहीं ना कहीं आ चुका था, नेशन बनाने की बात वहाँ कहीं ना कहीं आ चुका था, इसी वजह से। तो पेंटिंग में जो फ्रेडरिक सोरियो है उन्होंने ये दर्शाया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, मतलब कि हमें फ्रीडम, लिबर्टी शो क्या कर रहा है फ्रीडम को, कि जितने भी एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस है मतलब कि मोनार्की, जो मोनार्की सिस्टम है वो गलत है, और जितने ही नेशन स्टेट्स है जैसे कि यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो सारे ही लोग लाइन में लगे हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जो क्रॉस करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो नेशन स्टेट्स हो जाएंगे, वो मोनार्की से छुटकारा मिल जाएगा। तो बहुत सारे मेन वुमेन और बहुत हर एज के हर सोशल क्लास के सारे लोग लाइन में लगे हैं। सब अपने अपने नेशन के कॉस्ट्यूम्स और अपने नेशनल फ्लैग के साथ लाइन में लगे हुए हैं, और जितने भी एंजल्स है, जितने भी हेवन से एंजल्स और गॉड, वो सारे अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके पेंटिंग में है जेजस क्राइस्ट, वो भी अपना ब्लेसिंग दे रहे हैं। एंजल्स और सेंट्स जितने भी लोग हैं, जितने भी गॉड है, वो सब अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि नहीं, अब जो यूरोप में मोनार्की सिस्टम खत्म होगा और अब यूरोप में डेमोक्रेटिक सिस्टम आएगा, मतलब डेमोक्रेसी आएगा। और ये भी हो रहा है कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड ने क्रॉस कर चुका है। और जो आपके पेंटिंग में ये भी दिया हुआ है कि जस्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास किसका फ्लैग है, फ्रांस का फ्लैग है, मतलब कि फ्रेंच भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। फिर उसको फॉलोड बाय जर्मनी है, फिर बहुत सारी कंट्रीज है, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, सारे ही कंट्रीज लाइन में लगे हुए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करने के लिए, कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास करते ही वो लोग को मतलब मोनार्की से आज़ादी मिल जाएगा और अपना वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स बनाएंगे। तो ये एक यूटोपिया कह सकते हैं, ये ऐसा रियलिटी में हो नहीं रहा था उस वक्त। 18th सेंचुरी में कोई भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं था। सारे ही रीजन में, जैसे ये एक पर्टिकुलर रीजन है, तो सारे ही रीजन में कोई ना कोई किंग या क्वीन रूल कर रहा था, ठीक है, किंग रूल कर रहे थे या फिर क्वीन रूल कर रही थी। तो ये फ्रेडरिक सोरियो का एक ड्रीम था, मतलब उटोपिया था। उटोपिया मतलब होता है कि जब आप उसको अपने थिंकिंग मतलब अपने सपने में ही बस सोच कर फिर उसको पेंट कर रहे हो, मतलब आपका ड्रीम हो कि ऐसा यूरोप में होना चाहिए। यूरोप में जितने भी कंट्री है वहाँ वहाँ पे क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आना चाहिए। तो आपका पूरा चैप्टर ही इसी से शुरू होता है कि कैसे मतलब यूरोप में नेशनलिज्म का भावना आने लगा था, कैसे लोग नेशन स्टेट्स का बात करने लगे थे। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। एक तो यूरोप में बहुत इशू थे, जैसे कि मोनार्की सिस्टम था, तो लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था नेशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि लोग बड़े बड़े एम्पायर में बंधे हुए थे, जैसे रशियन एम्पायर, हसबैक एम्पायर, फिर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ये सारे एम्पायर में सारे स्टेट्स बंधे हुए थे। तो बहुत उनको स्ट्रगल करना पड़ा था नेशन स्टेट बनाने के लिए। तो उस वक्त यूरोप में हर जगह ही मोनार्की सिस्टम चल रहा था, एकदम एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब एकदम एक ही पर्सन का रूल था, ऐसा नहीं था कि मोनार्की को कोई हटा सकता था। उस वक्त इतना ज़्यादा मोनार्की सिस्टम चल रहा था। तो यूरोप में लोगों को मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करने में, नेशन स्टेट तक पहुंचने तक का सफ़र, कौन इसको फोर्स कौन लगा रहा था, मतलब ऐसा क्या हुआ कि अचानक लोग मोनार्की को पसंद नहीं करने लगे और उनको अब नेशन स्टेट्स का बात करने लगे। वो क्यों? क्योंकि एक भावना ने पूरे यूरोप को बदल दिया, वो था नेशनलिज्म, मतलब देशभक्ति। अब सबके मन में आ गया था कि नहीं, जो एरिस्टोक्रेसी है
और जितना भी एरिस्टोक्रेसी मतलब जितने रिच लोग हैं यूरोप में वो लोग सारा प्रिविलेजेस ले रहे हैं, और हम भी तो ह्यूमन बींग्स है और हम भी तो नेशन के पार्ट है। तो अब हमें नेशन का बात करना पड़ेगा, नेशनलिज्म का भावना आ चुका था। तो मोनार्की सिस्टम में क्या था, किंग और क्वीन रूल करते थे, कोई फ्रीडम नहीं होता था लोगों के पास, ना ही कुछ बोल सकते थे, ना ही कुछ एक्सप्रेस कर सकते थे, ना ही वोटिंग राइट्स होता था। और मोनार्की सिस्टम में जो लोग थे, जो जनता थे, उनको सब्जेक्ट कहा जाता था, मतलब राजा के प्रजा। लेकिन नेशन स्टेट्स में डेमोक्रेटिक स्टेट्स हो गया था, डेमोक्रेसी आ गया था, और जो लोग थे वो अपना हिस्ट्री को शेयर कर रहे थे नेशन स्टेट में। जैसे कि इंडिया, इंडिया एग्जाम्पल में हो गया नेशन स्टेट्स। इंडिया एक अभी एक नेशन है, एक स्टेट है, एक कंट्री है। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं सबका हिस्ट्री वही होगा। 1947 में इंडिपेंडेंस मिला है, तो जितने लोग हैं उनका हिस्ट्री सेम है, जो उनके पूर्वज है वो सेम है, कॉमन आइडेंटिटी है कि हम इंडियंस हैं। और मोनार्की सिस्टम में जो लोग थे उनको सब्जेक्ट कहा जाता था, और नेशन स्टेट में सिटीजन्स कहा जाता था। आज भी हम लोगों को सिटीजन्स ही कहा जाता था, हम इंडियन सिटीजनशिप हमें मिला है, हम इंडिया के सिटीजन्स हैं। तो मोनार्की से नेशन स्टेट तुरंत तो बन नहीं गया, मतलब कि ये पूरा किंगडम था सपोज, और यहाँ पे एक किंग रूल कर रहे थे। ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात सारे लोग मतलब नेशन स्टेट्स बना लिए, ऐसा नहीं है। पहले लोग मॉडर्न स्टेट्स बनाए, ऐसे तुरंत नेशन स्टेट नहीं बना, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो पहले लोग मॉडर्न स्टेट्स बनाए, मतलब कि थोड़ा बहुत मोनार्की, जो मोनार्क मतलब जो किंग का पावर था उसको कम किया, और सेंट्रलाइज्ड किए पावर को, किंग के पावर को कम किया, और मॉडर्न स्टेट्स बनाए। फिर उसके बाद नेशन स्टेट्स बनाए जिसमें पूरी तरह से डेमोक्रेसी है। तो यूरोप में ऐसा हुआ क्या 18th और 19th सेंचुरी में कि लोगों के मन में नेशन स्टेट बनाने का भावना उत्पन्न हो गया। तो ये चिंगारी कौन दिया? फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये चिंगारी दिया पूरे यूरोप में कि अब हमें नेशन स्टेट्स बनाना चाहिए। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही नेशन का आइडिया आया 1789 में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, तो जो पॉलिटिकल पावर था, जैसे कि सोवरेनिटी, सोवरेनिटी मतलब होता है कि हम अपने कंट्री को खुद रूल करेंगे, कोई और रूल नहीं करेगा, और कोई हमारे ऊपर इंटरफेयर भी नहीं कर सकता है, हम खुद रूल करेंगे। तो पहले मोनार्क के पास था ये पॉलिटिकल पावर। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब 1789 में हुआ तो ये पावर किसके पास चला गया? सिटीजन्स के पास। कहाँ पे? फ्रांस में। तो पूरे यूरोप में सब लोग देखने लगे और समझने लगे कि फ्रांस में तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, ये लोग तो मतलब धीरे धीरे अपनी अपनी आज़ादी को ले रहे हैं और अपने आप को मतलब फ्रीडम दिलवा रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, जो फ्रेंच के सिटीजन्स थे वो अब कहने लगे कि हम अपने नेशन को खुद गवर्न करेंगे, मतलब हमें अपनी पॉलिटिकल पावर खुद दो और हम अपने फ्यूचर को खुद शेप करेंगे। तो इनका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया था फ्रांस में, वो पूरे ऑल ओवर द यूरोप हर जगह सबको इंस्पायर किया था। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन एक क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का, मतलब फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था। ऐसा कहीं पे नहीं हुआ था नेशनलिज्म का बात, और पूरे वर्ल्ड में कहीं पे नहीं हुआ था इतना क्लियर और इतने ब्रॉड लेवल में, जहाँ पे फ्रांस में हुआ था 1789 में। इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री को इंस्पायर करता है फ्रांस, और यहीं से आइडिया आया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये सारा आइडिया कहाँ से आया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो इंडिया भी बहुत इंस्पायर है फ्रांस से। तो ये रेवोल्यूशन कर कौन रहा था? रेवोल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारी। ठीक है, जो क्रांति करता है उनको क्रांतिकारी कहा जाता है, मतलब रेवोल्यूशनरीज। तो जो रेवोल्यूशनरीज थे वो फ्रांस में कलेक्टिव आइडेंटिटी का बात करने लगे कि हम फ्रांस के लोग हैं, हम फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए, हमारा भी नेशन होना चाहिए। तो ला पैट्री का बात कहना शुरू कर दिए, और ले सिटियोन मतलब कि ला पैट्री मतलब फादरलैंड, पितृभूमि का बात शुरू कर दी कि फ्रांस हमारा पितृभूमि है। ले सिटियोन का बात करने लगे कि हम यहाँ के सिटीजन हैं। उसके बाद यूनाइटेड कम्युनिटी का बात करने लगे कि हम यूनाइटेड है, फ्रांस के जितने भी लोग हैं। इक्वल राइट्स की बात करने लगे, कौन? रेवोल्यूशनरीज, जो फ्रांस में रेवोल्यूशन कर रहे थे। उसके बाद ये अपना एक न्यू फ्लैग बना लिए थे, कि जो राजा का फ्लैग था उसको डिसओबे करके अपना फ्लैग बना लिए थे, अपना न्यू सॉन्ग और अपने हाइम्स को, ओथ को कंपोज कर रहे थे। उसके बाद जो भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ लगा हुआ था उसको भी अबॉलिश कर दिए थे, ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद इक्वल राइट्स की बात करने लगी कि फ्रांस में जितने लोग हैं सारे लोग इक्वल होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। तो एक पॉलिटिकल बॉडी था फ्रांस में जो स्टेट जनरल उसे कहा जाता था, तो इसे वो अबॉलिश करके, मतलब इसे ये ना मान के अपना एक सेपरेट पॉलिटिकल बॉडी बना लिए थे, नेशनल असेंबली कहा जाता था। और जब मोनार्की फॉल हुआ तो नेशनल असेंबली ने ही रूल किया था फ्रांस में। उसके बाद
सेंट्रलाइज्ड कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। ऐसा नहीं हो कि किंग के पास सारा पावर हो। अब क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म लॉज लाएं कि ऐसा ना हो कि लॉज सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों के लिए हो। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट पढ़े होंगे ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में। फर्स्ट स्टेट कलर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट कॉमनर्स, जो कॉमन लोग थे। तो जितने भी टैक्सेस था वो कॉमन लोगों से लिया जाता था। जितने भी लॉज बनाया जा रहा था कॉमन लोगों के लिए, मतलब थर्ड स्टेट के लोगों के लिए। तो इन्होंने यूनिफॉर्म लॉज के बारे में बात कर ली कि अब जितना भी लॉ बनेगा यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म वेट के बारे में बात करने लगे। पूरे फ्रांस में बहुत सारा रीजन था, तो सब में अलग अलग वेट था। मतलब किसी फ्रांस में कोई एक रीजन में 1 kg का वेट इतना है तो किसी में इतना है, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होता था। उसके बाद फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया और लिखने के लिए पेरिस लैंग्वेज का यूज़ करने लगे। तो ये जो आइडिया था, मतलब इतने सारी चीज़, इसको स्प्रेड कौन कर रहा था, मतलब पूरे फ्रांस में इसको फैला कौन रहा था। तो इसको फैलाने का काम कर रहे थे फ्रांस के आर्मी और रेवोल्यूशनरीज। ये क्या कर रहे थे, अपने आइडिया को पूरा स्प्रेड कर रहे थे। इनका कहना था कि हम लोगों को आज़ादी दिलवाएंगे डिस्पोटिज्म से। डिस्पोटिज्म मतलब होता है मोनार्की सिस्टम से, मतलब जो राजा रूल कर रहे हैं, वन हेड है, उससे हमें आज़ादी दिलवाएंगे फ्रांस के लोगों को। और ये जहाँ जहाँ जाते थे, मतलब कि जो फ्रांस के आर्मी और फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज जहाँ जहाँ जाते थे अपने आइडियाज़ साथ में लेके जाते थे, जैसे कि इटली, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम। और लोग बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग फ्रीडम को लेके, लिबर्टी को लेके इनकी बातें सुनते थे, इनके आइडिया सुनते थे कि कैसे ये लोग फ्रांस में धीरे धीरे मोनार्की को ख़त्म कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि जो फ्रांस का आइडिया था नेशनलिज्म का वो फ्रांस तक ही सीमित था, वो बहुत ज़्यादा अब्रोड तक पहुंच चुका था नेशनलिज्म का भावना। और जो आर्मी थे और जो रेवोल्यूशनरीज थे वो पूरे यूरोप में सबको एनकरेज कर रहे थे और सबकी हेल्प कर रहे थे कि आप कैसे मोनार्की सिस्टम से फ्रीडम ले सकते हो। तो 1804 में कौन रूल में आया था, नेपोलियन आए थे फ्रांस में, नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये रूल में आए थे। तो 1804 से पहले फ्रांस में डेमोक्रेसी था, लेकिन जैसे ही ये रूल में आए, जैसे ये शासक में आए 1804 में, इन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये अपना एक अलग न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिए। और ये अपने आप को घोषित कर दिए कि अब मैं फ्रांस का राजा हूँ, फ्रांस को अब मैं गवर्न करूँगा। तो इन्होंने 1804 में अपना एक सिविल कोड दिया, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। ये सिविल कोड दिए और इस सिविल कोड में इन्होंने बताया कि बर्थ प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा एरिस्टोक्रेसी को। मतलब कि जितने भी अमीर लोग थे फ्रांस में उनको बर्थ प्रिविलेजेस दिया जाता था। मतलब कि वो अगर कलर्जी में, नोबिलिटी में उनका जन्म हुआ, वो कुछ किए और ना किए, लेकिन उनको अच्छा अच्छा खासा प्रिविलेजेस दिया जाएगा, उसको ख़त्म किया गया। ठीक है, इक्वालिटी लाए। ऐसा नहीं था कि नेपोलियन ने सारे बुरे काम किए थे, ये बुरे काम भी किए थे और अच्छे काम भी किए थे। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये अच्छे काम क्या क्या किए थे, तो आप ये सारे पॉइंट को अपने पूरे सेंटेंस में करके लिख लीजिएगा। तो राइट टू प्रॉपर्टी लाएं कि हाँ, जो गरीब है वो भी प्रॉपर्टी रख सकता है। जो ये नेपोलियनिक कोड था, ये हर जगह, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ फ्रांस में यूज़ होगा, ये जहाँ भी जाएंगे, जिसको भी कॉन्कर करेंगे, वहाँ पे नेपोलियनिक जो सिविल कोड है उसको लागू कर देते थे। उसके बाद फ्यूडलिज्म को अबॉलिश कर दिए। उसके बाद जितने भी सर्फडम थे, मतलब जो गुलाम पेजेंट्स थे, जो मजदूर थे, उनको फ्री कर दिए कि नहीं, आप अब आज़ाद हो। जो ट्रेड में जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस उन्हें कहा जाता है, उसको भी रिमूव कर दिए। ये भी अच्छा काम किए, बिजनेसमैन के लिए अच्छा कर दिए, ट्रेडर्स के लिए। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव करवाएं और फ्रीडम दिए पेजेंट्स को, आर्टिशंस को, बिजनेसमैन को, कि वो कहीं भी जाके विदाउट रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ अच्छे अच्छे काम किए थे। कौन और भी अच्छे काम किए थे, कौन, नेपोलियन ने। उसके बाद उस वक्त फ्रांस में बहुत सारा करेंसी हुआ करता था, उसको कम कर दिए, एक कॉमन करेंसी ले आए। उसके बाद इजी कर दिया मूवमेंट, गुड्स का एक्सचेंज करना भी इजी कर दिए, गुड्स और सर्विस का और मनी का एक्सचेंज इजी कर दिए। टैक्स को कम कर दिया और कॉमन वेट ले आए। मतलब कि फ्रांस में उस वक्त सब जगह अलग अलग वेट था, तो क्या कर दिए, कॉमन वेट ले आए। तो अब क्या हुआ कि शुरू शुरू में जो फ्रेंच के आर्मीज थे, मतलब कि जो नेपोलियन के आर्मी थे, उनको शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा नेबरिंग कंट्रीज़ और जो नेबरिंग सिटीज़ थी कंट्री में, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड और कंट्रीज़, ब्रुसेल्स, वार्सो, ये सब वेलकम कर रही थी कि अरे हाँ, फ्रेंच के आर्मी है, इनको रिस्पेक्ट दो, ये तो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये धीरे धीरे हॉस्टिलिटी में बदल गया। कैसे, ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि क्यों जो नेपोलियन के, फ्रेंच के जो आर्मी थे, उनको नेबरिंग कंट्रीज वेलकम करते थे, फिर वो बाद में ऐसा क्या हुआ कि हॉस्टिलिटी में बदल गया, लोग नफरत करने लगे। क्यों, रीज़न क्यों था। तो
टैक्स बहुत बढ़ा दिए थे नेपोलियन ने, सेंसरशिप लगा दिया था। सेंसरशिप मतलब होता है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकता, प्रिंट नहीं कर सकता, ठीक है। और लोगों को फोर्सफुली रिक्रूट करा रहे थे आर्मी में, जबरदस्ती आर्मी में सबको डाल रहे थे। पॉलिटिकल राइट्स छीन लिए थे, नो राइट टू वोट, कोई भी राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, कुछ भी राइट्स नहीं था किसी के भी पास। फ्रीडम छीन लिए थे, लोग कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन 1804 में नेपोलियन पावर में आए और 1815, हाँ, बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, नेपोलियन हार जाते हैं, ठीक है। ड्यूक ऑफ विलिंगटन, हाँ, ड्यूक ऑफ विलिंगटन एक तरफ और एक तरफ नेपोलियन, तो नेपोलियन हार जाते हैं 1815 में वाटर ऑफ लू में। तो अब हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में नेशनलिज्म मतलब कि ये भावना कैसे आया, नेशन स्टेट बनाने की बात कैसे आई। फ्रांस में कैसे आई है तो हम पढ़े कि जितने रेवोल्यूशनरीज थे वो रेवोल्यूशन किए, फिर बहुत उन्होंने संघर्ष किया, तब जाके वहाँ पे नेशन का बात आया, बहुत सारा आइडियाज आया। लेकिन पूरे यूरोप में कैसे आया नेशनलिज्म, तो 18 सेंचुरी में पूरे यूरोप में कहीं पे नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सिर्फ एम्पायर एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि रशियन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ये सारे। तो जितने भी किंगडम्स थे वो ऑटोक्रेटिक मोनार्क था, मतलब या तो वहाँ किंग थे या तो वहाँ क्वीन थी। तो जो लोग थे वो ना ही लैंग्वेज उनका सेम था, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट मतलब कि एक ही किंगडम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर है उनका, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट एथनिक है, एथनिक ग्रुप्स डिफरेंट है। तो ऐसा हो रहा था। तो एक एग्जांपल है आपका हैब्सबर्ग एम्पायर, इसके बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा ब्रीफली, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि यूरोप में तो उस वक्त 18 सेंचुरी में यूरोप में कहीं भी नेशंस नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यूरोप में जितने भी किंगडम्स थे ये डिसइंटीग्रेट हुए, फॉल हो गए, टूट गए और नेशन स्टेट्स बन गए। तो हैब्सबर्ग एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर और बहुत ओल्डेस्ट एम्पायर है, कहाँ का, यूरोप के। तो हैब्सबर्ग एम्पायर में क्या है कि ऑस्ट्रिया हंगरी, अल्फिन रीजन, ये सारे सुडेंटनलैंड, बोहेमिया, ये सारे रीजन कहाँ पे आता है, कौन से एम्पायर के अंदर है, हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में है अंडर। तो हैब्सबर्ग एम्पायर के नॉर्थ में बोहेमियान से, स्लोवाक से, इनके ईस्ट में रोमन्स, उसके बाद साउथ में क्रोट्स, उसके बाद कार्नियोला। तो ये सारे कुछ रीजन है जो आते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर में। तो हैब्सबर्ग एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था उस वक्त। उस वक्त नेशन एग्जिस्ट नहीं थे, इनके जो हैब्सबर्ग एम्पायर था इसके अंडर ही बहुत सारा नेशंस था, मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे रीजन्स थे। तो उस वक्त लोगों के अंदर यूनिटी नहीं हुआ करता था, मतलब कि एक एम्पायर के अंदर रह के भी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत डाइवर्स ग्रुप रहता था, लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग कल्चर था सबका। उनको सिर्फ मतलब था तो किंग से, हाँ हम किंग के प्रजा हैं तो हमें बस अपने किंग को ही सर्व करना है। तो उस वक्त किंग किंग को ही ज़्यादा रिलेशन उनका रहता था अपने लीडर से, लोगों में कोई यूनिटी नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एम्पायर से धीरे धीरे नेशन स्टेट्स बनने का बात आने लगा। ऐसा क्या हुआ कि रातों रात तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद एम्पायर टूट कर नेशन स्टेट्स बन गए। कैसे, ये काम कौन किया, ये काम किया नेशनलिज्म भाई साहब ने। नेशनलिज्म मतलब होता है देशभक्ति, मतलब अपने देश के लिए प्यार, अपने देश के लिए रिस्पेक्ट, अपने देश के लिए डिवोशन, ठीक है। तो ये हो गया नेशनलिज्म कि अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो देशभक्ति ही है ये भाई साहब है जिन्होंने इतना बड़ा काम किया कि इतने बड़े बड़े एम्पायर को तोड़कर नेशंस मतलब एक पर्टिकुलर सारे कंट्री में बदल दिए। ओके, क्लियर। नाउ द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो सबसे पहले एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, एरिस्टोक्रेट्स हम उन्हें कहेंगे जो यूरोप में रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, ठीक है। और मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुआ, तो रिच पीपल यूरोप में उनको एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता है। वो बहुत डोमिनेटिंग पीपल है, उनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, वो टाउन में एज वेल एज कंट्री साइड विलेज में भी उनके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो बहुत माइनॉरिटी में आते हैं, मतलब कि इनका संख्या तो बहुत कम है। जैसे कि भारत में क्या है कि जो अमीर लोग हैं उनका संख्या कम है, उनका पॉपुलेशन कम है, लेकिन अमीर है वो डोमिनेटिंग वो है, लेकिन जो गरीब है उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है। सेम उसी तरह यूरोप में उस वक्त हो रहा था। ये लोग शादी भी सेम अपने ही एरिस्टोक्रेट से ही शादी करते हैं, जिससे कि क्या है कि इनका कनेक्शन बना रहे। तो और क्या होते थे वहाँ पे, पेजेंट्स थे। ये तो थे एरिस्टोक्रेट्स जो माइनॉरिटी में थे, पेजेंट्स थे तो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते थे। ये तो सिर्फ कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते थे, जैसे कि फ्रेंच, जैसे अभी हम लैंग्वेज यूज़ करते, हम नहीं, जितने भी अमीर लोग हैं बेसिकली वो लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, उसी तरह हमारे इंडिया में भी उसी तरह यूरोप में फ्रेंच यूज़ करते थे एरिस्टोक्रेट्स। लेकिन जो पेजेंट्स थे, जो पुअर्स थे, वो बहुत अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते थे, वो मेजॉरिटी में थे यूरोप में, मतलब ज़्यादा लोग गरीब थे।
इनका वे ऑफ लाइफ डिफरेंट था, इनका वे ऑफ लाइफ सेम था। मतलब जितने अमीर लोग थे वो एक ही तरह का जीवन यापन करते थे, लेकिन जो गरीब लोग थे वो अलग अलग करते थे। कोई किसी और के खेत में काम कर रहा है या फिर कोई अपने फील्ड में काम कर रहा है, तो सबका अपना अपना तरीका है। इनका पॉपुलेशन ज़्यादा था यूरोप में। तो बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एज से पहले, जब 18th और 19th सेंचुरी में 18 से 19 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। 18 सेंचुरी में तो इंग्लैंड में आया, 19 में पूरे यूरोप तक फैल गया था। तो बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स और पेजेंट्स हुए करते थे, एरिस्टोक्रेट्स अमीर और पेजेंट्स गरीब। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद एरिस्टोक्रेट्स तो थे ही, पेजेंट्स भी थे, लेकिन धीरे धीरे कौन इमर्ज हो गया? मिडिल क्लास इमर्ज हो गए, वर्किंग क्लास इमर्ज हो गए, या फिर कमर्शियल क्लास कहो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज आने लगे, तो लोग धीरे धीरे वहाँ पे जाने लगे वर्क करने के लिए। फिर वहाँ पे धीरे धीरे पैसा कमाने लगे, लोगों के पास पैसा आने लगा, लोग बिजनेसमैन बनने लगे, अपने अपने बिजनेस खड़ा करने लगे। लोग एजुकेटेड हुए, मतलब लोग धीरे धीरे पढ़ने लगे, कुछ लोग अवेयर भी हुए कि जो ये एरिस्टोक्रेट्स है, जितने भी अमीर लोग हैं यूरोप में, वो लोग क्या कर रहे हैं, फालतू में प्रिविलेजेस लेके एकदम हवा में उड़ रहे हैं, ये गलत है। अब हम इक्वालिटी का बात करेंगे, और ये अबॉलिश किसको करते हैं? एरिस्टोक्रेट्स के प्रिविलेजेस को। और इक्वालिटी का बात करते हैं कि हाँ, और यही लोग बाद में जाके, जो वर्किंग मिडिल क्लास है, जो लोग पढ़े लिखे थोड़ा पैसा कमाएं, तो तीन ग्रुप बन गया था, एरिस्टोक्रेट्स, जो मिडिल क्लास, और वो थोड़े गरीब। तो जो मिडिल क्लास ग्रुप थे, यही लोग बाद में जाके क्या बनते हैं? लिबरल्स। ठीक है, लिबरल्स मतलब एक नए ख्यालात के वाले लोग, मतलब फ्रीडम, फ्रीडम को ज़्यादा मानते हैं, हर तरह से फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है ना। उनके अंदर नया ख्याल है, मतलब पुरानी बातों, घिसी पिटी बातों को वो मना करते हैं, वो गलत कहते हैं। तो व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? जो लिबरल्स थे वो नेशनलिज्म के लिए क्या स्टैंड लिए? तो लिबरलिज्म मतलब होता है फ्रीडम, हर जगह से फ्रीडम मिलना चाहिए। तो लिबरलिज्म वो लोग, उनको हम लिबरल कहेंगे जो बिलीव करते हैं फ्रीडम में, ठीक है। तो लिबरलिज्म आया है लिबर वर्ड से, जिसका मतलब होता है फ्रीडम, सॉरी, ये एक लैटिन वर्ड है लिबरलिज्म। लैटिन वर्ड लिबर से आया है, ठीक है, और उसका मतलब होता है फ्री। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि अब लोग नेशनल यूनिटी का बात करने लगे कि हाँ, अब हम नेशनल यूनिटी की बात करेंगे, अब नेशन स्टेट्स का बात करेंगे। कौन करने लगे? जो वर्किंग क्लास लोग थे, जो मिडिल क्लास थे वो। तो जो लिबरल्स थे वो पॉलिटिकली फ्रीडम का बात करने लगे कि हमें इक्वालिटी होना चाहिए बिफोर लॉ, मतलब कि जितने ही लोग हैं पूरे यूरोप में, लॉ के आगे सारे लोग इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अमीर को कोई सज़ा ना दिया जाए, गरीब को सज़ा दिया जाए। और ये बात करने लगे पार्लियामेंट की। तो ये पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल लाइफ में इनको क्या क्या फ्रीडम चाहिए था? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, फिर पार्लियामेंट चाहिए था, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब कि लोगों के मंजूरी से गवर्नमेंट बनना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी सबके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वही बस प्रॉपर्टी रख सकता है, गरीब नहीं। और ऑटोक्रेसी को ख़त्म किया जाए। ऑटोक्रेसी मतलब वन हेड, जो एक रूल है जिसका, उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। और जो उनको प्रिविलेजेस दिया जाए उनको ख़त्म किया जाए। तो ये 5 डिमांड्स थी उनकी, ठीक है। ये चाहते थे कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए यूरोप में। कौन? जो लिबरल्स थे, जो लिबरल्स इवॉल्व हुए थे, ठीक है। नाउ सोसाइटी, तो सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस चाहते थे? तो ये चाहते थे कि सबको वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। लिबरल्स ये नहीं चाहते थे, मतलब वोटिंग राइट्स सबको नहीं देना चाहते थे, सॉरी, ये यूनिवर्सल सफरेज की बात नहीं करते थे। ऑल मतलब सबको देना चाहिए वोटिंग राइट्स, ये नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि सिर्फ जो प्रॉपर्टी मैन हैं उनको वोटिंग राइट्स दे, ना ही जो पुअर मैन है और वुमेन, उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाएगा। जो प्रॉपर्टी मैन है सिर्फ उनको ही वोटिंग राइट्स दिया जाएगा। तो मैन और वुमेन ने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी वोटिंग राइट्स के लिए कि नहीं, हमें भी वोटिंग राइट्स देना चाहिए, ये तो बहुत गलत है। तो कुछ टाइम के लिए फ्रांस में क्या हुआ कि जैकोबिन, जैकोबिन मतलब बहुत सारे छोटे छोटे क्लब बनने लगे। तो जैकोबिन जब पावर में आए तब फ्रांस में सारे मेन को वोटिंग पावर दिए थे जैकोबिन। लेकिन फिर जब नेपोलियन पावर में आए तो फिर से ये वोटिंग राइट्स सब छीन लिए। तो ये चाहते थे कि हमें सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होना चाहिए, मतलब कि फ्रांस में हो या फिर पूरे यूरोप में हो, जितने भी लिबरल्स हैं उनका कहना था, लिबरल्स नहीं, जितने भी मैन और वुमेन थे जो स्ट्रगल कर रहे थे, उनका कहना था कि सबको पॉलिटिकल राइट्स होना चाहिए। लेकिन लिबरल्स एक ये गलत चीज़ कहे थे उस टाइम कि सबको वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहिए। तो लिबरल्स की ये बात से मैं ना सहमत हूँ, ठीक है। अब इकोनॉमिक स्फेयर में उनको क्या फ्रीडम चाहिए था? पॉलिटिकल स्फेयर में पढ़ लिए, सोसाइटी में पढ़ लिए, अब इकोनॉमिक में उनको क्या चाहिए था? तो लिबरल्स का कहना था कि मार्केट को फ्री करो, मतलब ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट ज़्यादा उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाएं। तो ये चाहते थे कि जितने भी रेस्ट्रिक्शंस है गुड्स के मूवमेंट में, उसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया, मतलब कि 39 कॉन्फेडरेशन स्टेट्स बनाया था, मतलब एक पूरा स्टेट बनाया था जिसके अंदर 39 स्टेट्स आते थे, कॉन्फेडरेशन स्टेट्स।
तो ये 39 सबके पास अपने अपनी करेंसी हुआ करता था, अपना अपना वेट हुआ करता था, और बहुत ज़्यादा कस्टम बैरियर्स लगा दिए थे। कौन? नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा कस्टम टैक्सेस लगा दिया था कि आप अगर इम्पोर्ट कर रहे हो या फिर कोई भी जगह पे कुछ इम्पोर्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको पैसा लगेगा, या फिर बहुत ज़्यादा ड्यूटी टैक्सेस लगा दिया था कि आप किसी और रीजन में जाके कुछ बेचोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो ये सारा प्रॉब्लम हो रहा था किसको? लिबरल्स को। क्यों? लिबरल्स थे कौन? लिबरल्स ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि लिबरल्स थे कौन? वर्किंग क्लास, बिजनेसमैन, वो लोग लिबरल्स ग्रुप में आते थे। तो पहले तो वो अपने बारे में सोचेंगे। तो बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स था। तो क्लोथ के मेजरमेंट, एक एग्जांपल है आपके बुक में कि एल एल एक मेजरमेंट को कहा जाता है। जैसे हम सेंटीमीटर अभी यूज करते, मीटर यूज करते, मिलीमीटर, वैसे ही उस वक्त फ्रांस में एल था, मतलब यूरोप में भी। तो हर जगह जैसे कि 1 सेंटीमीटर हमारे यहाँ होता है, 1 सेंटीमीटर हमारे यहाँ 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो उसी तरह वहाँ पे क्या था कि कहीं पे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है तो कहीं 100 है। तो जो मेजरमेंट है वो हर जगह अलग अलग था, डिफरेंट रीजन में हर जगह एक ये पीस का क्लोथ का कपड़ा हर जगह मेजरमेंट अलग अलग है। तो इससे क्या होता था? बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था, लोगों को बहुत परेशानी होता था, और बहुत सारा करेंसी होता था कि लोग अगर एक रीजन से दूसरे रीजन अगर जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए तो अपना करेंसी चेंज करवाना पड़ता था, तो बहुत प्रॉब्लम होता था उनको। और इतने सारे कस्टम ड्यूटीज की वजह से वो चाहते थे कि इकोनॉमिक स्फेयर में अच्छे से अच्छा फ्रीडम आए। तो वर्किंग क्लास लोगों ने क्या किया इसके लिए? वर्किंग क्लास लोगों ने प्रुशिया ने सबसे पहले जॉल्वरीन बनाया। जॉल्वरीन मतलब होता है कस्टम यूनियन, मतलब ये लोग अपना एक ग्रुप बनाए। 1834 में कस्टम यूनियन बनाए, जॉल्वरीन जिसे नाम दिया गया। तो जितने भी वर्किंग क्लास और बिजनेसमैन थे प्रुशिया के, वो बनाए। तो बाद में जर्मनी के बहुत सारे स्टेट और भी बहुत सारे स्टेट इसको ज्वाइन कर लिए, जॉल्वरीन को। तो ये लोग क्या किए? सबसे पहले टैरिफ, मतलब कि जितने भी ऑब्स्टेकल्स है, टैरिफ मतलब जितने भी बैरियर्स है, उसको क्या किए? अबॉलिश किए, खत्म किए, करेंसी को कम कर दिए। मतलब टोटल 30 करेंसी था उस वक्त, उसको 2 करेंसी में 2 कर दिए, ठीक है। 30 करेंसी को रिड्यूस करके 2 कर दिए। उसके बाद बहुत सारे रेलवेज बनाए कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स इजी हो जाए, रेलवे की वजह से मोबिलिटी बढ़ गया इसकी वजह से। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यूरोप में डेवलपमेंट भी आने लगा। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है कि ये सारी चीज़ें कौन कर रहे थे? ये सब लिबरल्स कर रहे थे। तो लिबरल्स ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो फ्रीडम में विश्वास रखते थे, इस वजह से वो ऐसा कर रहे थे। वो सारा चेंजेस कौन किए थे? लिबरल किए थे। ओके, दैट इज़ इट। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आऊँगी। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ओके, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर friends. Bye.